नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। एमबीसी जातियों का पुष्कर में आज महाकुंभ। प्रदेश सहित कई राज्यों से यहां एमबीसी जाति के लोग आज पहुंचेंगे बड़ी संख्या में। कर्नल बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुष्कर सरोवर में अस्थि विसर्जन कार्यक्रम होगा। मेला मैदान में आयोजित होगी विशाल जनसभा। अस्थि विसर्जन के बाद विशाल जनसभा आयोजित होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी यहां पहुंचेंगे, शामिल होंगे। कार्यक्रम में विजय बैंसला भी मौजूद रहेंगे। कई अन्य बड़े राजनेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, महाकुंभ, एमबीसी जातियों का अस्थि विसर्जन कार्यक्रम, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां से? कितने बजे तक लोगों का जुटना, एमबीसी जाति के लोगों का जुटना शुरू हो जाएगा? कब ये पूरा कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए सुमित, जो एमबीसी वर्ग की जातियां हैं उनके नुमाइंदों का, लोगों का पहुंचने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था। जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही थी पिछले एक महीने से, उनके बेटे और मौजूदा आरक्षण आंदोलन समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला की ओर से जो प्रदेश के 23 जिलों की 75 विधानसभाओं के जरिए 5000 किलोमीटर का सफर तय कर पुष्कर पहुंची थी, तो लोगों का जुटना पुष्कर में शुरू हो गया। आज सुबह 11 बजे पुष्कर मेला मैदान में विशाल जनसभा जो है वो आयोजित की जाएगी। और कल जिस तरीके से विजय बैंसला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि कर्नल साहब की मौजूदगी में ये आखिरी महापंचायत होगी, यानी कि उनकी अस्थियां जो हैं इस विशाल जनसभा के बाद ही पवित्र पुष्कर सरोवर में विसर्जित की जाएगी। तो इस विशाल जनसभा के जरिए एमबीसी वर्ग को एकजुट करने और उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की ताल ठोकने की कवायद जो है वो विजय बैंसला यहाँ पर कर रहे हैं। एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जो है। मेरा यही था अभिजीत आपसे नेक्स्ट की राजनीतिक मायने, राजनीतिक परिदृश्य की दृष्टि से भी इस सभा को देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो इस पूरी जो आयोजन है कर्नल बैंसला के अस्थि विसर्जन का, इसके दो फेसेस हैं सुमित। पहला फेस तो वो सामाजिक रीति रिवाज का निर्वहन करना जो भारतीय संस्कृति की एक परंपरा के रूप में है कि अस्थि विसर्जन होना है। लेकिन उससे पहले एक विशाल जनसभा को आयोजित कर विजय बैंसला एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जो है प्रदेश की राजनीति को देना चाह रहे हैं। कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बहुत जोर देकर इस चीज को कहा था कि एमबीसी वर्ग की जो जातियां हैं, जिसमें गुर्जर, देवासी और बंजारा अन्य जातियां हैं, ये राजस्थान की 70 विधानसभा क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखती हैं, लेकिन उस अनुपात में उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं है। एक गुर्जर समाज को छोड़ दिया जाए तो जो एमबीसी की अन्य जातियां हैं, उस जाति से कोई भी एमएलए, कोई भी पॉलिटिकल अपलिफ्ट हाईलाइटेड पर्सन जो है वो राजनीति में सक्रियता के साथ आगे नहीं आया है। तो विजय बैंसला इस जनसभा के जरिए एमबीसी की उन तमाम बाकी जातियां जो अब तक पॉलिटिकली रूप से बैकवर्डेड हैं, उनको फ्रंट लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें एकजुटता का भाव रख रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज फ्रंट लाइन में लाने के साथ साथ खुद भी फ्रंट लाइन में आना चाह रहे हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कल जब पत्रकारों ने उनसे भी पूछा था तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा था कि सोशियो पॉलिटिकल जो है उस सामाजिक राजनीतिक रूप से इस पूरी घटनाक्रम को, इस पूरे इवेंट को देखा जाना चाहिए, जहां पर जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जो आखिरी संदेश था वो यही था कि आप सब जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, बेहतर स्वास्थ्य रखें और महिलाएं जो है घर की माएं वो पढ़ी लिखी हों। उन तमाम पहलुओं को लेकर जो सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर है, उस लाइन को जो है विजय बैंसला आगे बढ़ा रहे हैं। और आज संक्षिप्त में बताइए आखिरी सवाल, कौन कौन से बड़े चेहरे, ओम बिरला का नाम तो सामने आया, और कौन कौन चेहरे यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं आज? देखिए, राजस्थान सरकार के कई मंत्रियों के आने का कार्यक्रम है, जिसमें शकुंतला रावत हैं, उनके आने का कार्यक्रम है। अशोक चांदना है, उनके आने का कार्यक्रम है। धर्मेंद्र राठौड़ हैं, आरटीडीसी चेयरमैन, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। भाजपा से राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, वासुदेव देवनानी, इनके नाम सामने आ रहे हैं। ओम बिरला का कार्यक्रम तय हो चुका है, वो दोपहर 12:45 पर पुष्कर पहुंचेंगे। इसके अलावा मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक के आने का भी दावा किया जा रहा है, हालांकि उनके कार्यक्रम की औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। तो 11 बजे ये जनसभा जो है पुष्कर मेला मैदान पर शुरू होगी, जो 2 बजे तक चलेगी। 2 बजे के बाद पुष्कर के तमाम 52 घाटों पर कर्नल बैंसला के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है। संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना? देखिए, दावा जो है वो लाख से ऊपर का किया जा रहा है, लेकिन 50,000 लोगों के आसपास जुटने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी अजमेर से फोन लाइन पर जुड़े। 11 बजे से ये महासभा शुरुआत होगी इसकी, और इस महासभा के बाद इस महासभा में संबोधन के बाद अस्थि विसर्जन
होगा। मेरे सहयोगी अभिजीत बता रहे थे, क्योंकि कल विजय बैंसला ने पत्रकार वार्ता की और कहा उन्होंने कि कर्नल बैंसला की मौजूदगी में ये आखिरी सभा होगी, यानी अस्थि विसर्जन कार्यक्रम इस सभा के बाद होगा। 11 बजे से ये सभा शुरू होगी और इसमें कई बड़े चेहरे आज दिखाई दे सकते हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है दौसा से। दौसा में महिला से दुष्कर्म का मामला, 21 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। सिकंदरा थाने में रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। रविवार को दिन दहाड़े रेप करने का आरोप लगाया महिला ने। सिकंदरा थाना पुलिस पीड़िता का मेडिकल करवाएगी। हेमचंद प्रजापत नामक आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। बड़ी खबर दौसा से, महिला से दुष्कर्म, 21 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया। सिकंदरा थाने में रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। हेमचंद प्रजापत नामक आरोपी पर दुष्कर्म का यह आरोप लगाया गया है। सिकंदरा थाना पुलिस पीड़िता का मेडिकल करवाएगी। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां बीएसएफ ने केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के कोहली पोस्ट के पास से एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा। जवानों के हत्थे चढ़ा ये पाकिस्तानी घुसपैठिया 42 वर्षीय लियाकत अली है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से महज 5 किलोमीटर दूर के गांव बम्बा लालेखा का रहने वाला है। वहीं इस घुसपैठिए के पास से 10 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान पता चला कि वो हेरोइन तस्करी की टोह लेने के इरादे से अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में घूम रहा था। फिलहाल पुलिस भी पाकिस्तानी घुसपैठिए से पूछताछ करने में जुटी हुई है। साथ ही इसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। बीएसएफ ने केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र से पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा। जवानों के हत्था चढ़ा ये पाकिस्तानी घुसपैठिया, इसकी पहचान हुई है 42 वर्षीय लियाकत अली के रूप में। अशोक मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या मामला पूरा? देखिए, कल बीएसएफ ने इस पाकिस्तानी घुसपैठिए को लियाकत अली जिसका नाम है, इसको केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र में बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा था। और जब पूछताछ में जब पुलिस को इसको सौंपा गया और अब इसने अपने आप को लियाकत अली नाम बताया, इसके कब्जे से 10 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये जो सीमा पर पाकिस्तान से मादक पदार्थ हेरोइन की जो तस्करी होती है, उसी गिरोह का ये एक सदस्य है। और ये सीमा पर जो बीएसएफ की जो पेट्रोलिंग थी, सीमा पर जो इंतजाम थे, उसके एक टोह लेने आया था कि हम कहाँ से हेरोइन को ड्रॉप की जा सकती है भारतीय सीमा में। उसी दौरान ये जीरो लाइन के काफी नजदीक आ गया था और बीएसएफ के हत्थे चढ़ गया था। फिलहाल पुलिस के द्वारा इससे पूछताछ की जा रही है। 10 ग्राम हेरोइन इसके कब्जे से मिली है। सब बताया जा रहा है खुद एक नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है और आगे अभी सुरक्षा एजेंसी अभी इससे पूछताछ करेंगी। इस बारे में भी पता लगाया जा रहा होगा इससे पहले कितनी बार इस सीमा पार आ जा चुका है, कितने लंबे वक्त से इस काम में लिप्त रह चुका है? देखिए, सीमा पार पाकिस्तान से तो कई मरतबा हेरोइन की खेप अक्सर आती रहती है। न केवल राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बल्कि पंजाब में भी। तो ये उसी गैंग के सदस्य होने के नाते इसका काम ये था कि बॉर्डर के पास आता था और बॉर्डर के पास आने के बाद में जो मैन तस्कर थे, जो सप्लायर थे, उन तक ये सूचना देता था कि इस जगह पर बीएसएफ की टाइट सिक्योरिटी है या फिर यहाँ पर कोई लूज पॉइंट है, यहाँ से हेरोइन ड्रॉप की जा सकती है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यदि पहले भी इसका किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो भी सामने आएगा। इसकी गैंग में और कौन कौन है, कौन कौन लोग हैं जो अब भी साथ होंगे, उनके बारे में भी पता चला कुछ? देखिए, अभी ज्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई है इनिशियली स्टेज पर, लेकिन चूंकि अब इसको प्रॉपर कोर्ट में पेश करके इसकी जेआईसी ली जाएगी तो जेआईसी के दौरान जरूर थोड़े हमें और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन यह है कि ये बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र का ही बमुश्किल 4 से 5 किलोमीटर दूर ही इसका गांव है और सीमावर्ती क्षेत्र का ही रहने वाला है। तो इसने सोचा कि बड़े आसानी से मैं बॉर्डर एरिया में घूम लूंगा, किसी तरह की मुझे कोई शक नहीं होगा। लेकिन हाँ, चूंकि जीरो लाइन के बहुत ज्यादा नजदीक आ गया था तो बीएसएफ पे तेज चढ़ा और जेआईसी के दौरान उम्मीद की जानी चाहिए कि और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर है धौलपुर से, खनन माफियाओं का डीएफओ पर हमला। चंबल अभ्यारण्य सेंचुरी टीम पर यह हमला किया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का प्रयास किया इन्होंने। टीम ने झाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचाई। डीएफओ अनिल कुमार की गाड़ी के शीशे टूट गए।
अवैध खनन से भरी ट्रॉली को छुड़ाकर माफिया ले गया बड़ी आसानी से। 10-12 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अवैध खनन किया जा रहा था। चांदपुर गांव के पास कार्रवाई करने ये टीम गई थी। धौलपुर से बड़ी खबर, डीएफओ पर हमला किया खनन माफियाओं ने। चंबल अभ्यारण्य सेंचुरी टीम पर हमला किया गया। टीम पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश की गई। इसके बाद टीम ने बड़ी मुश्किल से झाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचाई। डीएफओ अनिल कुमार की गाड़ी के शीशे भी टूट गए और इसके बाद खनन माफिया ट्रॉली को छुड़ाकर ले गया। हमने इमीडिएटली यहाँ से पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस का जाब्ता वहाँ पर पहुँचा, मौके पे तुरंत पहुँचा। इतनी देर में हम वहाँ से जो इनका जगह है जहाँ पे हमें अंदेशा था कि यहाँ पे छुपे हो सकते हैं वहाँ गए, लेकिन वहाँ पर मौके से सब लोग फरार हो गए थे, कोई भी लोग वहाँ पर मौजूद नहीं। बता दें आपको 10-12 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अवैध खनन किया जा रहा था। बड़ी खबर है, धौलपुर से चंबल अभ्यारण्य सेंचुरी टीम पर इन खनन माफियाओं ने हमला किया। ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश की। मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं धौलपुर से। हरी, क्या ये पूरा मामला हरिवीर, और क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इनके हौसले तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं खनन माफिया के। क्या ये मान लिया जाए, इनके आगे हथियार डाल दिए जाएं कि इन्हें रोकने वाला अब कोई नहीं बचा प्रदेश में, सूबे में? जी बिल्कुल सुमित, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला है वो सदर थाना क्षेत्र के, ये चांदपुर में जो खनन है, जो खनन क्षेत्र है उसका ये पूरा मामला है, जहां पर ये जो चंबल अभ्यारण्य की जो टीम जाती है कार्रवाई करने के लिए, तो उस दौरान वहां पर करीब 10 से 12 ट्रैक्टर थे, ट्रॉली थे, वो अवैध खनन कर रहे थे। तो जो टीम को देख करके वो लोग वहां से भाग जाती है। तो उसी दौरान उनकी एक पत्थर से भरी जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो वहां पर रह जाती है। उसके बाद में जब जो टीम उस ट्रॉली को ले जाने की अपने साथ कार्रवाई करती है, तो उसी दौरान 30 से 35 लोग वहां पर आते हैं इकट्ठे होकर के, और वो टीम पर हमला कर देते हैं। इस दौरान जो टीम थी उसने झाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचाई। उसके बाद में जो माफिया थे वो जो ट्रॉली रह गई थी उसको ले जाने में कामयाब हुए। उसके बाद में जो डीएफओ है उनका कहना है कि जो माफिया थे उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का भी प्रयास किया, लेकिन इधर उधर भाग के जो टीम ने अपनी जान बचाई। इसमें जो डीएफओ की जो गाड़ी है उसके शीशे टूटे हैं, और उसके बाद में वो वहां से टीम चली आई, पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी मौके पर पहुंची और उनको पकड़ने का प्रयास दौरान क्या शुरुआत में पुलिस की टीम मौजूद नहीं रहती है साथ में? नहीं, जो शुरुआत में पुलिस की टीम मौजूद नहीं थी। ये 6-7 लोग जो टीम में गए थे डीएफओ के साथ, वो मैं जानना चाह रहा हूँ रविर आपसे, नहीं थी, नहीं रहती है या नहीं पुलिस की टीम अमूमन इस तरह की कार्रवाइयों में, या डीएफओ साहब ने पुलिस को बुलाना मुनासिब नहीं समझा शुरुआत में कार्रवाई के दौरान जाते वक्त, या पुलिस की टीम पहुंची नहीं? क्या ये पूरा मामला था? टीम रहती नहीं है क्या? बिल्कुल, टीम साथ में जाती है। जब ये ऐसी कार्रवाई होती है तो पुलिस की टीम साथ में जाती है, लेकिन ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि इस तरह से जो माफिया हैं वो हमला कर देंगे। तो इस दौरान जो टीम थी वही साथ चली गई और उसके बाद में ये हमला हो गया। उसके बाद में फिर फोन किया जब पुलिस मौके पर पहुंची, और वो फिर जब तक वो वहां से जो माफिया थे वो भाग गए, उसके बाद में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है और पुलिस उनको तलाश रही है। कितने बजे का, कब का ये पूरा मामला है, और अब तक क्या कोई खनन माफिया पुलिस के हत्थे चढ़ा, और कैसे खुलेआम वहाँ खनन हो रहा है पुलिस की नाक के नीचे? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो देखा जाए तो अवैध खनन चल रहा है। उसी को उनको डीएफओ है, उनको सूचना मिली, इस पर वो कार्रवाई करने के लिए गए थे, और इसमें जो मामला दर्ज हो गया है। शायद अभी पुलिस से मेरी बात नहीं हो पाई है, और थोड़ी देर में और जानकारी करके बता रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर जिले के सेतरावा क्षेत्र के विरम देवगढ़ गांव के तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चे का शव गोताखोरों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। 2 बच्चों के शव नहीं मिलने के बाद जेसीबी की मदद से तालाब को तोड़कर
तालाब को खाली किया गया, जिसके बाद बाकी दोनों बच्चों के शव भी बाहर निकाल लिए गए। ये तीनों दोस्त नहाने के लिए तालाब में उतरे थे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने बजरी खनन को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हेमाराम चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाड़मेर में बजरी खनन को लेकर जनता को लूटा जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री हेमाराम ने कहा कि अगर बजरी खनन की लूट को रोका नहीं गया तो उन्हें जनता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई अवैध खनन को लेकर के। मैं भी उस बैठक में शामिल था। मैंने सारी बात उस बैठक में रख दी, किस प्रकार से कैसे इस बजरी के मामले में आम जो बजरी की ज़रूरत है लोगों को, उन आम लोगों को लूटा जा रहा है। पहले सिर्फ जालोर की बजरी की लीज दी गई थी। यहाँ बाड़मेर जिले में लूणी नदी की लीज जो वहाँ जानियाना, बालोतरा, समदड़ी और यहाँ सिंदरी देनी थी तो दी नहीं, और अब जा कर के सिर्फ समदड़ी, जानियाना और बालोतरा वहाँ की बजरी की लीज दी गई है और सिंदरी की बजरी की लीज अभी भी नहीं दी है। और जो वहाँ पर लीज दी है उसमें जो रॉयल्टी है वो जो मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी अनुसार 45 रुपये टन रॉयल्टी है। उस रॉयल्टी के अलावा भी अगर कोई भराई का बजरी का है, उनका और दूसरा खर्चा है, मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा अगर करो तो 100 रुपये टन में बजरी मिलनी चाहिए। राजधानी जयपुर में रेस्तरां और कैफे की आड़ में चलने वाले अवैध हुक्का बार पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। जयपुर कमिश्नरेट की अपराध विशेष शाखा पुलिस टीम ने शहर में आमेर, बजाज नगर और जवाहर सर्किल इलाके में हुक्का बार पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने 4 हुक्का बार संचालकों को गिरफ्तार भी कर लिया। इन हुक्का बार से काफी हुक्के, फ्लेवर तो खबर आपको दिखाएंगे हुक्का बार वाली भी किस तरह पुलिस ने कार्रवाई की। उससे पहले एक खबर देखिए, ब्राह्मण समाज के लोगों का विरोध प्रदर्शन देखिए। आरएएस अधिकारी केसरलाल मीणा के द्वारा ब्राह्मण समाज और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज इसी मामले को लेकर झालावाड़ में ब्राह्मण समाज की एक आपात बैठक हुई, जिसमें केसरलाल मीणा के द्वारा हिंदू देवी देवताओं और ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का पुरजोर शब्दों में विरोध किया गया। तो वहीं बाद में केसरलाल मीणा के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला भी फूंका गया। केसरलाल मीणा आरएएस अधिकारी ने ब्राह्मणों के ऊपर और हिंदुओं के देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की। राज्य सरकार से हमारी मांग है कि उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, नहीं तो पूरे राजस्थान में आंदोलन किया जाएगा। माफ़ी मांगने से कुछ भी नहीं होगा। गलती करता माफ़ी मांग लेता कोई भी, आगे से कोई गलती नहीं करे, अगली बार बहुत तगड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजधानी जयपुर की अब बात कर लेते हैं, जहां रेस्तरां और कैफे की आड़ में अवैध हुक्का बार चल रहे थे। अब पुलिस इन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। जयपुर कमिश्नरेट की अपराध विशेष शाखा पुलिस टीम ने शहर में आमेर, बजाज नगर और जवाहर सर्किल इलाके में हुक्का बार पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने 4 हुक्का बार संचालकों को गिरफ्तार भी कर लिया। इन हुक्का बार से काफी हुक्के, फ्लेवर, पाइप और शराब बरामद की गई। ये सभी हुक्का बार बिना लाइसेंस के कैफे की आड़ में चल रहे थे। बात लंपी रोग की। बूंदी के नैनवा क्षेत्र में तेजी से फैल रहे लंपी रोग की वजह से 30 से ज्यादा गांवों में 496 गौवंश बीमार हो गए, जिसमें से 11 गौवंशों की मौत भी हो गई। नैनवा उपखंड क्षेत्र में फैल रहे लंपी रोग के संबंध में पशु चिकित्सा अधिकारी मुरलीधर मीणा ने बताया कि क्षेत्र में लंपी रोग से अब तक संक्रमित हुए 496 गौवंशों में से 338 का उपचार हो जाने से ठीक हो गए हैं। शेष संक्रमित गौवंशों के उपचार के लिए उनके द्वारा बनाए गए आइसोलेट सेंटरों में उपचार जारी है। अधिकांश जानवर हमारे रिकवरी हो गए हैं। इसमें डेथ रेट बहुत कम है।
सिर्फ 10 या 11 जानवर के आसपास यहाँ पर अभी जानवरों की मृत्यु हुई है। उसको मरने के बाद भी हम पंचायती स्तर का बहुत अच्छा सहयोग है। अभी इस तरह की कोई बीमारी से कोई जानवर मरता है तो उसको हम गड्ढा खोद कर डिस्पोज करवा देते हैं। और बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। आज सुनवाई होगी, सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर फैसला होगा। फैसले से पहले अलर्ट पर वाराणसी प्रशासन। वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज का दिन बेहद अहम। 22 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। केस सुनवाई योग्य है या नहीं इसका फैसला आज हो जाएगा। फैसले से पहले अलर्ट पर वाराणसी प्रशासन। बड़ी खबर इस वक्त की ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी। आज का दिन बेहद अहम। सुनवाई का दिन आज, सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर फैसला आज हो जाएगा। लेकिन इससे पहले वाराणसी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। 22 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अब धारा 144 लागू। आज केस सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर फैसला होना है। उससे पहले पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर। धारा 144 लागू। बड़ी खबर इस वक्त की ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी। तो आज फैसला आने वाला है। आज का दिन बेहद अहम है। सुनवाई योग्य है या नहीं ये मामला पूरा, इस पर फैसला आज होगा। इस मामले पर आगे सुनवाई हो या नहीं ये फैसला आज किया जाएगा। इसलिए आज का दिन बेहद अहम है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए, किसी भी तरह का माहौल ना बिगड़े, इसके लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। वाराणसी में फैसले से पहले अलर्ट पर वाराणसी प्रशासन को रखा गया है पूरी तरह। 22 अगस्त को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले पर फैसला आएगा कि ये केस सुनवाई योग्य भी है या नहीं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।